हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी का लेसन फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोग जो सजीव प्राणी हैं उन सजीव प्राणियों के लक्षण या गुणधर्मों की बात कर रहे थे, जिसमें बेटा हम लोग दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट ग्रोथ, वृद्धि के बारे में, और दूसरा रिप्रोडक्शन, जनन के बारे में। क्लियर? आज की इस क्लास के अंदर बेटा हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या है कि आपके पास सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, परचेज कर ली होगी। क्लियर? और जिसके पास है वो आप लोग बुक को ओपन करें, और जिसके पास नहीं है वो एक सबसे पहला तो काम क्या करना है, परचेज करना है। लेकिन फिलहाल मैं आपके सामने एनसीईआरटी आपको यहाँ पर अपेयर आएगी, दिखेगी ना। तो एनसीईआरटी की बुक से अपन लोग एक बार रीड करते हैं कि अपन ने जो डिस्कस किया है वो एनसीईआरटी में है या नहीं। क्लियर? देखो बेटा, जैसे आप लोग शायद एडिशन में हो सकता है नंबर, पेज नंबर में कोई वेरिएशन माइनर आ जाए। बाकी क्या, पेज नंबर 11 आप लोग जब ओपन करोगे 11, तो उस पर आप लोगों को इस तरह से यूनिट फर्स्ट, इकाई प्रथम जो आपके दिख रही होगी, जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्लियर? जीवों में विविधता से अपन लोगों ने इस टॉपिक को समझने की कोशिश की थी। यहां बेटा क्या लिखा हुआ है वो अपन देखते हैं। एक तो इमेज दिख रहा है, ये आपके इमेज है बेटा हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का है, जिसे समुद्री घोड़ा कहा जाता है। क्लियर? ये आपके जैसे ही आप लोग 4th लेसन में जाओगे तो वहां पर आपके इसके बारे में आ जाएगा। क्लियर? नो डाउट। तो एक बार यहाँ से रीडिंग चालू करें। सब अपने पास जो बुक है उस बुक को ओपन कर लो। जिनके पास नहीं है वो यहाँ से देखना चालू कर दो। केवल समझने की कोशिश करना है कि अपन पढ़ के आए वो बातें यहाँ पर है या नहीं। क्लियर? जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं यहाँ पर आपसे अंडरलाइन करवा दूंगा। देखें, जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। एक तो इसको अंडरलाइन करना बेटा, है ना। बायोलॉजी के बारे में पढ़ के आए थे अपन लोगों। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लागोस। बायोस का मतलब क्या है, सजीव। लागोस का मतलब अध्ययन करना, यानी सजीवों के बारे में अध्ययन करना। तो उस बात को कह रहा है जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। क्योंकि एनसीईआरटी से रीड करना क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि एक तो नीट का पेपर जो है वो जनरल जो सेट होता है वो एनसीईआरटी से होता है। सामान्यतः हम लोगों के समझाने में, लिखाने की लैंग्वेज में कई बार वेरिएशन आता है, स्वाभाविक है। लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ा सा डिफर होती है ना। कई बार एनसीईआरटी की लैंग्वेज और अपन जिस फॉर्म में लिखे उस लैंग्वेज में डिफरेंस आता है। बात तो मीनिंग तो वही होता है, लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज को हम लोग डायरेक्टली यदि लिखने बैठ जाए बेटा, आपको लिखा दे, तो फिर कंसेप्ट समझ में नहीं आते, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन जब एनसीईआरटी से रीड कर ले तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ गया इट मीनिंग क्या है, सक्सेस रेट बढ़ गई। हमें सक्सेस रेट बढ़ानी है आपकी, कि पढ़ा तो उसमें सक्सेस हूँ। क्लियर? तो एक तो ये करना है। आगे पढ़े चलो। जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। यानी पहले मानव सजीव और निर्जीवों के बीच में आसानी से अंतर कर सकता था। अब क्या, आधुनिक जो मानव है, ये तो आदि मानव हो गया प्राचीन काल का, अब आधुनिक मानव है जो अपन है, क्या कर सकते हैं? क्या आपसे पूछे कि सजीव निर्जीव में अंतर है तो बता सकते हो? क्या कर सकते हैं सर? तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आदि मानव ने कुछ एक निर्जीव पदार्थों जैसे वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद किया था। यानी सब में नहीं किया, केवल कुछ में अध्ययन किया। लेकिन आधुनिक मानव तो आधुनिक ही है ना, वो तो सब में करेगा। क्लियर? आगे क्या लिखा हुआ है,
इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीव विहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वसामान्य विशिष्टताएं पाई वे उनके द्वारा वह या दूर भागने के भाव पर आधारित थी। सजीवों का वर्णन जिसमें मानव भी शामिल था मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ, जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से मानवोद्भव विज्ञान में संलग्न थे। वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। जीव स्वरूप के वर्गीकी विज्ञान एवं स्मारकीय विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली नाम पद्धति वर्गीय पद्धति की आवश्यकता प्रदान की। ये अंडरलाइन का विषय है। क्लियर? ये पढ़ेंगे बेटा। पहचान प्रणाली, आइडेंटिफिकेशन, नामकरण पद्धति, नोमेनक्लेचर, वर्गीकरण पद्धति, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता प्रदान की। इन चीजों के अध्ययन के लिए, जीव जगत में विविधता के लिए, वर्गीकी के अध्ययन के लिए हमें इन 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। आगे डिस्कस करेंगे, अंडरलाइन कर लेना फिलहाल, है ना, क्योंकि चैप्टर में आगे आएगा बेटा, है ना। जैसे आपके जो नोट का टॉपिक चल रहा है सजीव प्राणियों के गुणधर्म, खत्म होते ही ये आ जाएगा आपके। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रचलक सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं की भागीदारी को मान्यता देना था। वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंध और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीव के साथ उनके संवादों का रहस्योद्घाटन मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारक थे। इस प्रकार के अनुगामी अध्यायों में आप वर्गीकरण, परिक्षय, वैज्ञानिक प्राणियों एवं पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। ये सीधी सी बात कह रहे हैं, कोई काम की नहीं है। ये जो 2 बातें पर लोगों ने अंडरलाइन की है, ये इस पूरे पेज पर काम की है। बाकी का तो ये कह रहा है कि इन विविधता के बारे में ही हम इस पूरी यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। और विविधता क्या होती है विस्तृत रूप से आपको मैं समझा चुका हूं। डाइवर्सिटी क्या होती है वो शायद आप लोग प्रीवियस वीडियो देखना, जिसने नहीं देखा है बेटा, क्योंकि जब तक आप लोग प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखोगे आगे के कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। उसका रेस्पॉन्सिबल मैं नहीं होऊंगा बेटा, ना आप भी होंगे। आपकी कमी है तो उस कमी के लिए तो आपको ही मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी बेटा। मैं तो कर चुका हूँ मेहनत, अब आपको ही करनी है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया उसको ना। लेकिन जब भी कोई टॉपिक में डाउट हो तो उसको मैं क्लियर कराने के लिए आपके लिए हमेशा 24 आवर अवेलेबल हूँ। अगले पेज पे देखेंगे तो आपको एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर परिचय दे रखा है, जो एनसीईआरटी की खासियत भी होती है बेटा। एनसीईआरटी की खासियत होती है कि जिस विषय पर हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, उस टॉपिक से संदर्भित जो मुख्य चर्चा करने वाला है उस वैज्ञानिक के बारे में देता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपके अर्नेस्ट मेयर के बारे में दिया हुआ है। अर्नेस्ट मेयर में केवल 3 कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखनी है। नंबर 1 कंसेप्ट तो जन्म। अर्नेस्ट मेयर का जन्म कब हुआ? तो 5 जुलाई 1904 को हुआ। कहाँ हुआ? कैप्टन, जर्मनी में हुआ। क्लियर? ये बेटा अपन लोग नोट करके नहीं आए। क्लियर? तो एक ही आप लोग आगे कहीं पर भी नोट डाल के, क्योंकि रेगुलर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नोट ना रिप्रोडक्शन के बाद आप लोग नोट मेंशन कर लेना, वहाँ लिख लेना इस बात को, है ना। 2 पॉइंट तो अपन लोगों ने जो अंडरलाइन किए उनको कर लेना, है ना। और उसके बाद ये आपको मेंशन करना जन्म। अर्नेस्ट मेयर का जन्म कब हुआ? तो लिखना है अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 को कैप्टन, जर्मनी में। क्लियर? दूसरा, मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु कब हुई? तो बेटा 2004 में। क्लियर? और ये कुल यदि अपन लोग देखें, अर्नेस्ट मेयर ने 1904 से लेकर 2004 तक का पूरा जीवन किया था, और जो कितने वर्ष का हो गया? लगभग 100 वर्ष तक जीवित रहे। क्लियर? चौथा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, वो क्या है? इन्हें मेयर को क्या कहा जाता है? 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। तो अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन। तो 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है? तो अर्नेस्ट मेयर को। 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर को। अच्छा कंसेप्ट है। क्लियर?
ये कंसेप्ट आपको काम आएगा बेटा। आपको यहाँ से असाइनमेंट प्रोवाइड कराएंगे अगले वीक में, आपको इंस्टीट्यूट से 100% मिल जाएगा इस चैप्टर का। क्लियर? तो जो भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब आपको वो देंगे, वो उसकी ज़रूरत आ गई हमें, तो वो देंगे अब आप लोगों के लिए, क्योंकि फाउंडेशन में यही एक मेन काम की चीज़ होती है। जब तक आप लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं करोगे, फाउंडेशन का मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो आपको डीपीपी सीट वगैरह यहाँ से अवेलेबल करा दी जाएंगी। क्लियर? वो आपको मैसेज आ जाएगा बेटा, है ना। तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। आगे चले बेटा, नेक्स्ट आप चलोगे तो बेटा लेसन फर्स्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो अपन लोगों ने जीव जगत द लिविंग वर्ड, उसमें जीव क्या है, पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इन 4 तत्वों के बारे में इस चैप्टर में मेनली पढ़ने वाले। जीव क्या है, जीव जगत में विविधता, वर्ग की संवर्ग, वर्ग की सहायता साधन। ये आपको प्रीवियसली भी मैं बता चुका हूँ कि हमें इस चैप्टर में बेटा जनरल क्या क्या पढ़ना है, ऐसे ये चैप्टर आपको बता रहा है। इसमें फर्स्ट पेज के अंदर जब आप लोग इसमें देखोगे लेसन में, तो कुछ काम का नहीं है ऊपर वाले पैरा में, तो नीचे काम का है कि जीव क्या है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब हम प्राय जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं। यानी जीव क्या है, तो जीव क्या है, जो वृद्धि दिखाता है वो जीव है, जो जनन करता है वो जीव है, जो पर्यावरण के प्रति संवेदना प्रदर्शित करता है वो जीव है, या वो उसके अनुकूल क्रिया करता है, पर्यावरण के अनुकूल क्रिया करता है, वो भी जीव है। ये हमारे मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर विचार आते हैं, और ये अद्भुत लक्षण जीवों के ही हैं। क्लियर? तो जीव क्या है, तो ये लक्षण प्रदर्शित करे वो जीव है। आप इस सूची में उपापचय है ना, मेटाबॉलिज्म, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, खुद जैसी कॉपी बनाना यानी जनन, स्वयं को संगठित करना यानी कोशिकीय संगठन, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन यानी चेतना आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सब को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो एक रिजल्ट आया बेटा यहाँ से निकल के, जीव क्या है, तो आप लोग बना सकते हो, मैंने भी आपको बताया हुआ है। तो एक रिजल्ट निकल के आया है, जीव क्या है, जीव वह है जो वृद्धि प्रदर्शित करता है, जनन करता है, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना, उसके अनुकूल क्रिया करता है, उसके बाद उपापचय करता है, स्वयं की प्रतिलिपि बनाने में सक्षम होता है, स्वयं को संगठित करता है, प्रतिक्रिया करता है, उद्गमन आदि करता है, वो ही क्या है, जीव है। तो ये सजीव प्राणियों के क्या है, लक्षण है, ऐसा यहाँ पर मेंशन है। क्लियर? आगे चलें तो सजीव प्राणियों के एक एक लक्षणों को, यहाँ पर जो 5 लक्षण हैं, कौन कौन से बताए थे, 5 बोल दो फुर्ती से एक बार, मैं नहीं बोलूँगा वापस से, बोलो एक बार। बोल लिए? अरे पहला लक्षण वृद्धि, दूसरा प्रजनन, तीसरा उपापचय, चौथा कोश के संगठन, 5वां चेतना। क्लियर? वापस से ही है ना, एक बार बोल लो, कॉन्फिडेंस बढ़ाना बेटा, है ना। फर्स्ट लक्षण अपन लोग डिस्कस करके आए थे वृद्धि। अब एनसीईआरटी में वृद्धि के बारे में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। सभी जीव वृद्धि करते हैं, जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। बहुकोश की जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके। पढ़ के आ चुके बेटा, सीमित वृद्धि और असीमित वृद्धि पढ़ के आए थे ना, वृद्धि की परिभाषा पढ़ के आए थे। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी कहा था कि कुछ कोश शरीर के अंदर कई बार घाव बन जाते हैं, तो कोशिका विभाजन के द्वारा ही, वृद्धि के द्वारा ही उनकी मरम्मत होती है। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, गोलाश्व तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह
पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचना करके यह समझना चाहिए कि ये जीव तंत्र के लक्षण हैं। इसका मतलब बाह्य वृद्धि और आंतरिक वृद्धि की बात कर ली, और उसके बाद इसमें लिखा हुआ भी है कि ये पर्वत, माउंटेन, गोलास है ना, ग्लेशियर वगैरह, रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, तो ये निर्जीव है। इसका मतलब ये पारिभाषिक गुणधर्म नहीं है। कैसा है? पारिभाषिक गुणधर्म है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्लियर? इसके बाद चले बेटा, आगे देखोगे आप लोग, तो आगे देखें, आगे दूसरे अभिलक्षण जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो है जनन, रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। समझने का प्रयास करते हैं, पढ़ के आए वो यहाँ मेंशन है या नहीं। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तत्व की व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिक जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं, यानी लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन। प्रकार लिखा था ना पर लोगों, दो प्रकार से होता है। फंजाई यानी कवकों के अंदर लाखों अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा, एसेक्सुअल बीजाणुओं के द्वारा गुणन करते हैं और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीवों जैसे यीस्ट और हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया यानी चपटाक्रमी है ये, है ना, फ्लैटवॉर्म में वास्तविक पुनर्जनन होता है ना, पुनरुद्भवन लिख के आए थे। अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त यानी जीवित कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। जैसे छिपकली में होता है ना, पूंछ, छिपकली की पूंछ कट जाती है, वापस से आ जाती है, तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है, यही पुनर्जनन है। फंजाई कवकों के अंदर तंतुमयी शैवाल और मांस का प्रथम तंतु है ना, प्रोटोनिमा है ना, ये प्रथम तंतु को भी क्या बोला जाता है? प्रोटोनिमा। सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते, लिखा था ना, विखंडन द्वारा। जब हम एक कोष के जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोष के शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, सिनोनिमस है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा है कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि तथा जनन, इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव है जो जनन नहीं करते, है ना। ऐसे कौन कौन से सजीव है या ऐसे कौन से जीव है जिनमें जनन नहीं होता है? तो लिख के आए थे, खच्चर, वंद कामगर मधुमक्खियां है ना, वर्करबीज और अनुर्वर मानव युगल। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता, यानी ये भी है पारिभाषिक गुणधर्म है। यदि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में असक्षम है, यानी निर्जीवों में तो नहीं होता है लेकिन सजीवों का गुणधर्म है, लेकिन हर सजीव जनन नहीं दिखाता। जो एग्जाम्पल पढ़ के आए, खच्चर, वंद कामगर मधुमक्खी और अनुर्वर मानव युगल, इसलिए ये भी क्या है? अपारिभाषिक है। क्लियर? तो इस तरह से बेटा अपन लोगों ने एनसीईआरटी से इसको रीड किया है। एक बार आपको जो लिखाया उससे वापस से एनसीईआरटी से रिवाइज करना। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।